स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का सुपरहिट शो राजनीति। और सबसे पहले आपके सामने खबरों का मैनिफेस्टो में लेकर आता हूं। सबसे पहले बताऊं आपको कि आज क्या क्या खबरें होंगी। पहली खबर, लीड स्टोरी बताऊंगा आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की जो कल तस्वीरें दिखाई थी आपको, जहां मकबरे में तोड़फोड़ की गई थी, वैसा ही एक हाल हुआ है बहराइच में, जहां देव स्थान का चबूतरा तोड़ा गया। तो सवाल ये उठा कि क्या फतेहपुर का बदला अब इस चबूतरे से लिया गया है? ये इनसाइड स्टोरी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद फतेहपुर कांड पर उठा सियासी राग भी आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ मुस्लिम नेता फतेहपुर कांड पर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और इसका जमीन पर असर क्या हो रहा है, ये आज आपको नेताओं के मुंह से मैं सुनवाने वाला हूं। अगली खबर उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई। मिशन 14 अगस्त के लिए तैयारी में उत्तर प्रदेश पुलिस है, लेकिन 14 अगस्त को मिशन की मोड में क्यों टैकल किया जा रहा है? यूपी के अलग अलग शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च क्यों कर रही है? ये इनपुट क्या है पुलिस के पास, वो आज मैं बताऊंगा आपको। दिल्ली में स्ट्रीट डॉग को हटाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस पर भी सियासी फाइट क्यों छिड़ चुकी है? फिर आपको ले चलेंगे उत्तराखंड, जहां पिछले हफ्ते आई त्रासदी के बाद एक और खतरा मंडरा रहा है। क्या उत्तराखंड में एक और तबाही आने वाली? ये क्यों कहा जा रहा है? उस तबाही का सेंटर क्या होगा? आज की ग्राउंड रिपोर्ट से आप समझेंगे। और आखिर में सुनाऊंगा आपको पाकिस्तान के मुंगेरी लाल वाले बयान, पाकिस्तान के वो बयान जो सपनों में पाकिस्तान देख रहा है हिंदुस्तान को फतेह करने का, हिंदुस्तान पर हमला करने का। ये सारी खबरें आपके सामने हो, लेकिन शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ में करने जा रहा हूं। तस्वीरें आपके सामने जो दोनों तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं। एक तरफ तस्वीर है फतेहपुर की, तो दूसरी तरफ है बहरामपुर। एक देवी स्थान के चबूतरे को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। देव स्थान के आसपास के पेड़ों को काट दिया गया। इस खबर से हंगामा मचा और इस खबर के साथ, हंगामा मचने के साथ, एक सवाल भी उठा इस घटनाक्रम की टाइमिंग को लेकर के। कल हमने आपको राजनीति में दिखाया था कि फतेहपुर के अंदर हिंदू संगठनों ने एक मजार को तोड़ा था। उसके कुछ घंटों बाद बहराइच की तस्वीर सामने आ गई। तो सवाल यह उठा कि क्या फतेहपुर का बदला बहराइच में लिया गया? क्या मकबरे में तोड़फोड़ की कीमत चबूतरे के पास चुकानी पड़ी? रिपोर्ट जरा देखिए। क्या बहराइच में फतेहपुर का बदला लिया गया? मकबरे की जगह देवस्थान का चबूतरा तोड़ा गया। ये दो तस्वीरें यूपी के अलग अलग हिस्सों की, मगर दोनों जगह की घटना एक दूसरे से मिलती जुलती है। फतेहपुर में कल दोपहर हिंदू संगठनों ने एक मकबरे को पुराना मंदिर बताया और पुराना मंदिर बताते हुए तोड़ने की कोशिश की। तो शाम होते होते फतेहपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर बहराइच में एक देव स्थान का चबूतरा तोड़ा गया और इसको लेकर नया हंगामा है। बहराइच के राम गांव में देवी मां का यही चबूतरा, जिसे लेकर सारा हंगामा है। बताया जा रहा है कि धर्म विशेष के लोगों ने ताजी के रास्ते में पड़ने वाले चबूतरे को खंडित किया, वहां लगे पेड़ को काट डाला, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। तस्वीरें दिखाऊं, ये जो रोड है, जो मेन रोड है, उसको गांव वालों ने यहाँ पर पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है और ये यहाँ पर रस्सी बांध दी गई है। ये देखिए, ये यहाँ से रस्सी बांध दी गई है, सड़क पे गाड़ी खड़ी कर दी है और जिसके कारण जो ट्रैफिक जाम है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ट्रैफिक जाम यहाँ पे लग गया है। लोगों से बात कर लेते हैं कि ये क्या तरीका है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये क्या तरीका है, ये बताइए, ये बताइए, ये क्या तरीका है? रात में जैसे चौथा बना वैसे ही रात में पेड़ खड़ा हो जाएगा, हम लोग रास्ता खाली कर देंगे। नहीं, लेकिन ये तरीका क्या है? इससे तो लोगों को दिक्कतें हो रही है। हमको दिक्कत आएगी तभी तो सरकार को पता चलेगा। तो पुलिस वाले को आपने देखा ही है किस तरीके से रातों रात को चौतरा बनवा दिया गया। हालांकि पुलिस ने फौरन 7 लोगों को हिरासत में ली, पूछताछ शुरू की। जो चबूतरा खंडित हुआ उसे दोबारा बनाया गया, लेकिन पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। ये सद्भावना बनाने का काम यहाँ की स्थानीय पुलिस नहीं कर रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जा करके
पूरे विवरण को बता करके और समुचित कार्रवाई करने का हम आग्रह करेंगे। क्या कदम उठाएंगे आप, क्योंकि ये बहराइच आपका है, आप यहाँ के विधायक हैं, क्या कदम उठाएंगे क्योंकि यहाँ पे सामाजिक सौहार्द बना रहे वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो क्या कदम उठाने? हमको कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने प्रभावी हैं और इतने संवेदनशील हैं कि ऐसे मामलों में उनका 0 टॉलरेंस रहता है। सवाल ये उठता है कि बहराइच में जो हुआ वो कहीं फतेहपुर कांड की प्रतिक्रिया तो नहीं। फतेहपुर में जिस तरह हिंदू संगठनों के लोगों ने मकबरे में घुसकर मजार को तोड़ा, वहां भगवा झंडा लहराया, कहीं मुस्लिम संगठनों ने बहराइच में उसी का गुस्सा तो नहीं निकाला? मैं बहराइच में मौजूद हूँ और ये वो मेरे पीछे जो ये चबूतरा आप देख रहे हैं, ये यहाँ की जो देवी माँ है उनका ये चबूतरा है और इसी चबूतरे को यहाँ पर तोड़ दिया गया था। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस चबूतरे को रात में दोबारा से इस चबूतरे को बना दिया गया है, रात में बनाया गया है। इसलिए आप ये देखिए, ये मैं छू के दिखाऊं, ये देखिए ये अभी भी गीला है, तो इस चबूतरे को दोबारा से यहाँ पे बना दिया गया। ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बहराइच का ये इलाका संवेदनशील माना जाता है। 1 साल पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहाँ के महाराजगंज कस्बे में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है, जिसके बाद हंगामा हुआ था और अब एक बार फिर हिंदू त्योहारों के शुरू होते ही धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। बहराइच में आज जो हुआ वो आपने देखा। अब बात आपको पता होनी चाहिए कल फतेहपुर में क्या हुआ था, जो मजार और मंदिर का विवाद, जिस पर पुलिस की कार्रवाई के बाद अब भड़काऊ बयानबाजी भी तेज हो गई। धार्मिक मामले को सियासी रंग दे दिया गया और मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार पर मजहब के आधार पर कार्रवाई करने के आरोप लगे और यही आरोप गूंजे उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी। मुस्लिम होते तो मार देते गोली, अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी। भाईजान की ये कैसी भड़काऊ बोली। खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है, किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। यूपी के फतेहपुर में मकबरा बनाम शिव मंदिर विवाद के मामले में घमासान तेज होता जा रहा है। सोमवार को हिंदू संगठनों ने वहां मंदिर होने का दावा करते हुए मजार में तोड़फोड़ की, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया। साथ ही वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद इसे सियासी रंग देते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। भाईजान इस पर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मजहब के हिसाब से कानूनी कार्रवाई किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये इनका एजेंडा है, इसी एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। अगर सामने कोई दूसरा होगा तो गोलियां चलेंगी, लेकिन अगर सामने इनकी विचारधारा के लोग होंगे, ये करेंगे तो समझा बुझा के शांत करेंगे। ये चल रहा है देश के अंदर। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता, आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जाहिर है तो ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की। इस सियासी बयानबाजी के बीच फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद मकबरे की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जिस मजार को तोड़ा गया उसे प्रशासन ने बनवा दिया। साथ ही सुरक्षा को बढ़ाते हुए पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं मौका मुआयना करने के लिए। आपको मैं फिर से तस्वीर एक बार दिखाऊं तो देखिए, चारों तरफ देख रहे हैं। उस जगह पर भी गए जिस मजार को तोड़ा गया था। हालांकि पुलिस ने उस मजार को बनवा दिया है दोबारा से और स्थिति जो है अभी यहाँ पर पूरी तरह से सामान्य दिख रही है। आप साफ तौर पे तस्वीर में देख सकते हैं, यही वो मकबरा है और इसी के चारों तरफ मजार है। दूसरी तरफ जो मजार है उसको हिंदूवादी संगठनों ने तोड़ा था और तोड़ने के बाद वहाँ पे पूजा अर्चना करने की कोशिश की थी।
मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच के आधार पर कार्रवाई का दावा किया है। देखिए उसमें जांच चल रही है, जांच के बाद कार्रवाई। कितने लोग गिरफ्तारी हुई सर अभी तक? देखिए अभी तक हम लोग अपना जो भी है इसमें विधिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको अवगत कराएं। मानते इस विवाद पर जी मीडिया की टीम ने जब मुस्लिम पक्ष से बातचीत की तो उन्होंने मजार के 500 साल पुराना होने की दलील दी, साथ ही इसे 12 बीघा जमीन पर कब्जे से जुड़ा होने का मामला बताया। ड्रोन कैमरे भी चल रहे थे, उस ड्रोन कैमरे में देख लिया जाए कि पत्थरबाजी यहाँ पास कहाँ पास हुई है। पत्थरबाजी कहीं नहीं, ये आरोप सरासर गलत है। आपको तो ये जानकारी होगी कि ये मकबरा है या शिव मंदिर है? ये मकबरा है, जो है वही रहेगा। कब से कितना पुराना है ये? 500 साल पुराना है। जो 10-12 बीघा इसकी जमीन लगी हुई है, इसका खेल चल रहा है। इसको कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं और इसमें प्लाटिंग करना चाहते हैं। उसमें कुछ लोग सत्ता के भी हैं। फतेहपुर मजार मामले की गूंज यूपी विधानसभा में भी सुनाई दी। इस मुद्दे पर एसपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसे स्पीकर सतीश महाना ने शांत कराने की कोशिश की। अगर आपका मन है उनके ऊपर चर्चा करने का, अगर आपका मन है तो प्लीज अपनी सीट पर चलिए। अगर आपका मन नहीं है उस चलाने के लिए तो आप डिसाइड कर लो। फतेहपुर मामले की सियासी लड़ाई सदन के बाहर भी दिखी, जिसमें अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फतेहपुर मजार वर्सेस मंदिर मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब जिस तरह से भाईजान इस पर भड़काऊ बयान देने में लगे हैं, उससे सियासत भी तेज होती जा रही है। फतेहपुर से तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फतेहपुर विवाद को धार्मिक रंग देने की कोशिश में तो साधु और संत और मौलाना भी सामने आ गए। इमरान मसूद के बयान पर मुस्लिम और हिंदू पक्ष का क्या कहना है, ये आपको सुनना चाहिए। ये पूरा एक तरफ कार्रवाई की जा रही है हिंदुओं के खिलाफ, जिन्होंने जो संगठनों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस तमाशा देखती रही और वो माहौल को खराब करते रहे। जो मकबरे में हिंदूवादी संगठनों ने जो मतलब तोड़फोड़ की है, कानून व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है। सबसे पहले अपने इतिहास को आप जानें कि आप भारत में कब आए, भारत के किन किन धार्मिक स्थलों को आपकी कौम ने लूटा, अतिक्रमण किया और मीनारें खड़ा कर दी। इमरान मसूद के जैसे लोग केवल नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं और समाज में दंगा चाहते हैं। और इसी बीच कानपुर से हनुमान जी की मूर्ति खंडित करने की खबर आई। कानपुर के रायपुरवा की घटना है, जहां कुछ शरारती तत्वों ने भगवान हनुमान की मूर्ति खंडित की। वहां के स्थानीय लोगों में इस खंडित मूर्ति को देखने के बाद बहुत आक्रोश है। हालांकि अधिकारियों ने तुरंत वहां एक नई मूर्ति को लाकर के स्थापित किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन माहौल को देखते हुए अभी भी उपद्रवियों की तलाश शुरू है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इन घटनाओं को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार मंदिरों के संरक्षण के लिए मिशन मोड में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों की विशेष देखरेख की जाएगी। प्रदेश के जितने प्राचीन मंदिर हैं, उन प्राचीन मंदिरों की पूरी जानकारी को डिजिटलाइज किया जाएगा ताकि हर जगह वो जानकारी पहुंची जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली का पोर्टल तैयार कर रही है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल होगा। मंदिरों का इतिहास क्या कहता है, मंदिरों की लोकेशन क्या है और इनकी संरचना क्या है, ये सारी डिटेल उसमें मिलेंगी। हर जिले का जो डीएम है, वो डीएम मंदिरों की जानकारी अपडेट करेंगे, अपडेट करके इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मंदिरों का के हाल क्या है, मंदिरों का जीर्णोद्धार, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, इसके लिए 7 सदस्यीय समिति भी गठित की जाएगी। ये पूरा प्लान है प्रदेश के अंदर मंदिरों के जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार और सुरक्षा को लेकर। बात हिंदू और मुसलमान त्योहारों पर उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर रही है, इसकी सावन के महीने में कांवड़ और ताजिया जुलूस के एक साथ पड़ने के बाद इस बार जन्माष्टमी और उर्स का त्योहार भी एक साथ पड़ने वाला है। और इसी के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान सड़कों पर उतर आए हैं, व्यवस्था को बेहतर करने में लगे हैं। अली अली हज अली अली
गली गवाया। हिंदू मुस्लिम त्योहार, योगी फोर्स का सुरक्षा प्लान तैयार। जन्माष्टमी उर्स का मौका, सुरक्षा का कड़ा पहरा। पिछले कुछ दिनों में हिंदू और मुस्लिमों के त्योहार एक साथ पड़े हैं। पिछले महीने सावन में जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई तो उसी समय ताजिया का जुलूस भी निकला और अब एक बार फिर हिंदू मुस्लिम त्योहार एक साथ पड़ रहे हैं। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है तो 18 से 20 अगस्त तक उर्स का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे देखते हुए योगी के सिंघम भी एक बार फिर फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। योगी फोर्स के फ्लैग मार्च की ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं, जहां संवेदनशील इलाकों में हिंदू और मुस्लिम त्योहार के एक साथ पड़ने की वजह से पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। साथ ही दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत भी की जा रही है। देश की सिटी और खालापार की पुलिस के द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में और फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही साथ पब्लिक के व्यक्तियों से संवाद कायम किया गया है और जो आगामी त्योहार आ रहा है उसके संबंध में, जैसे चहलुम का जुलूस भी निकलेगा, उसके संबंध में जो आयोजक है उनसे वार्ता की गई है और इसके साथ ही साथ पूरे क्षेत्र की जो ड्रोन से भी निगरानी सुनिश्चित की गई है। मुजफ्फरनगर की तरह बरेली में भी योगी के सिंघम सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करते नजर आए। बरेली में 18 अगस्त से इस्लामिया ग्राउंड में 107वां विश्व प्रसिद्ध उर्से आला हजरत मेला लगेगा। साथ ही वहां हिंदुओं का गंगा रानी मेला भी लगना है, जिसे देखते हुए योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस्लामिया ग्राउंड और उर्स ग्राउंड का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। शहर में फ्लैग मार्च निकाला, दोनों पक्षों से बात कर शांति बनाए रखने की अपील भी की। 18 से 20 तारीख तक सभी कार्यक्रम हैं, फिर गंगा महारानी शोभा यात्रा भी है, जन्माष्टमी आ रहा है, अन्य कई कार्यक्रम हैं, 15 अगस्त का भी कार्यक्रम है। इन सभी को दृष्टिगत ये पैदल गश्त की गई और इसी के क्रम में सभी लोग जो हैं वो पूरी मशीनरी को एक्टिवेट करते हुए हर जगह पे संवाद, पीस कमेटी के मेंबर्स से वार्ता, अन्य जो सहयोगी हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन सभी से वार्ता करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा की तरह सकुशल सुरक्षित रूप से सभी त्योहार संपन्न हो। हिंदू हो या मुसलमान, यूपी में योगी का साफ फरमान है कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और जो भी हिंसा या उपद्रव फैलाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी के निर्देश पर उनकी फोर्स भी दोनों पक्षों के त्योहार एक ही समय पर पड़ने की वजह से पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, जिसकी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब से थोड़ी देर में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ी बैठक होने जा रही है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे, जिसमें डीजी सीआईएसएफ मौजूद रहेंगे, एनएसजी डायरेक्टर मौजूद रहेंगे जो संसद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा गृह सचिव, पुलिस कमिश्नर, सीएस, लॉ एंड ऑर्डर रहेंगे। आईबी के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। संसद भवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और संभवतः आगामी 15 अगस्त के आयोजन से पहले दिल्ली की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए और सभी लेयर्स पर सुरक्षा का चेक करने के लिए मीटिंग। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में, दूसरी तरफ बुलडोजर मॉडल एक्शन भी हो रहा है। बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और पंजाब में दिखाई दे रहा है और आज कई शहरों में अवैध अतिक्रमण पर जबरदस्त एक्शन हुआ। बुलडोजर के प्रहार से बड़ी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। बुलडोजर एक्शन ने कैसे इमारतों को मलबे में तब्दील किया, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर, इस रिपोर्ट में। अतिक्रमण के खिलाफ यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में योगी का बुलडोजर मॉडल फुल एक्शन में। यूपी के वाराणसी में प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग कर बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया। संभल में अतिक्रमण कर बसाई गई बस्ती की पहचान की गई, जिस पर बुलडोजर की मार जल्द पड़ने वाली। राजस्थान के जयपुर में कृषि भूमि में अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया। उधर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में मान फोर्स ने नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान के तहत ड्रग तस्करों के ठिकाने को बुलडोजर के प्रहार से ढहा दिया।
यूपी के वाराणसी में अवैध प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई की। सिकरौल इलाके में 2 जगहों पर प्लॉटिंग की गई थी, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ और 1.5 बीघा से ज्यादा जमीन को मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की मदद से वहां अवैध तरीके से ईंटों की जो बाउंड्री वॉल बनाई गई, उसको भी गिराया गया। उधर संभल में भी अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन हुआ। नखासा इलाके में सरकारी जमीन पर बने 38 अवैध मकान और 15 से ज्यादा दुकानों की पहचान की गई। बुलडोजर कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस किया जाएगा। पंचायत की भूमि और स्कूल की भूमि पर दुकान और मकान बना करके कब्जा कर लिया गया है। उसी की जांच में आज हमारी टीम यहां पर आई हुई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि करीब 25-30 से ज़्यादा दुकानें और 10-15-20 मकान आ रहे हैं। फिलहाल अभी प्रारंभिक पैमाइश की गई है, इनको हम नोटिस देंगे। ऐसा ही बुलडोजर एक्शन राजस्थान के जयपुर में भी दिखाई पड़ा। 2 अलग अलग इलाकों में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी को जेडीए की टीम ने बुलडोजर एक्शन के तहत 11 बीघा जमीन को मुक्त कराया। प्रशासन के मुताबिक कृषि भूमि पर बिना अनुमति लिए प्लॉटिंग की जा रही थी और इसलिए कार्रवाई की गई। जयपुर के शाहपुरा इलाके में प्रशासन ने सड़क किनारे मौजूद जमीन पर हुए अतिक्रमण को कब्जे से मुक्त कराया। करीब 5 बीघा जमीन पर कई लोगों ने कब्जा किया था, जिसे बुलडोजर एक्शन से ध्वस्त किया गया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बुलडोजर एक्शन की जबरदस्त कार्रवाई। नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस ने ड्रग तस्करी से जुड़े 2 भाइयों जग्गा खान और मुकद्दर खान के घरों को बुलडोजर के प्रहार से मलबे में तब्दील किया। दोनों पर एनटीपीसी एक्ट के तहत करीब 14 केस दर्ज हैं। जी मीडिया के लिए संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात दमोह की करते हैं। एक जिहादी गैंग की एक और साजिश का खुलासा दमोह में हुआ। पहले नकली पहचान बनाकर हिंदू लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे ब्लैकमेल किया, लड़की को घर से भगा ले गया और अब आक्रोश भड़कने के बाद क्या कार्रवाई है, तो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। फरेब का नया चैप्टर, सौरभ निकला सरबर। जिहादी गैंग की साजिश, टारगेट पर हिंदू लड़की। हिंदू नाम से आईडी बनाकर और हिंदू नाम से बिटिया से प्रेम प्रसंग किया और उसके बाद जब बिटिया को पता चला कि वह मुस्लिम है तो उसको धमकी देने लगा, उसको ब्लैकमेलिंग करने लगा। ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले की तस्वीरें। हिंदू संगठनों का गुस्सा पुलिस थाने के बाहर फूटा। आरोपी है कि गैसाबाद के सरवर खान ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसाया और 9 अगस्त को लेकर उसे फरार हो गया। सरवर खान निवासी गैसाबाद द्वारा भगाकर ले जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें गुमनिशान कायम किया गया है एवं पुलिस की टीमें लड़की की दस्तयाबी के लिए लगी हुई हैं और जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब बात स्ट्रीट डॉग पर शुरू हुई सियासी फाइट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 8 हफ्तों के अंदर 10 लाख डॉग्स जो कि दिल्ली में रहते हैं उनको सड़कों से हटाया जाए और उनको शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। लेकिन इस ऑपरेशन में सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने डॉग से खाने के लिए, पीने के लिए, उनके इलाज का इंतजाम कैसे होगा। और इसी के साथ शुरू हो गई एक नई जंग। एक तरफ डॉग लवर्स हैं जो मानते हैं कि भाई ये कोर्ट का फैसला गलत, तो दूसरी तरफ दिल्ली की गलियों में डॉग्स से परेशान लोग हैं जो मानते हैं कि फैसला बिल्कुल सही है और आवारा कुत्तों से आजादी मिलनी चाहिए। रिपोर्ट आती दिल्ली एनसीआर की गलियों की तस्वीर अब बदलने वाली है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कहा कि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर की हर गली, हर मोहल्ला स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से मुक्त होना चाहिए। कोर्ट का आदेश ये कि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ो, उन्हें शेल्टर होम में रखो। और ये काम सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर यानी नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी करना है।
कोर्ट ने कहा कि काम सबसे पहले उन इलाकों में शुरू होना चाहिए जहां डॉग बाइट की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, जहां लोग हर वक्त डर के साए में होते हैं, जहां बच्चों का बाहर खेलना, बड़ों का सुबह की सैर करना स्ट्रीट डॉग्स के डर से लगभग बंद हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही इस पर राजनीति भी तेज हो गई। स्ट्रीट डॉग के खिलाफ आदेश के बाद बीजेपी नेता मेनका गांधी ने विरोध दर्ज किया। अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की और एक्स पर पोस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश मानव और विज्ञान आधारित दशकों पुरानी पॉलिसी के पीछे हटने जैसा है कि बेजुबान कोई समस्या नहीं जिन्हें मिटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉग लवर्स फैसले की आलोचना में हैं, लेकिन जिन्होंने स्ट्रीट डॉग्स का आतंक झेला वो कोर्ट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। देखिए, ये फैसला तो बहुत अच्छा है। इनसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, काफी लोगों को, बच्चों को भी दिक्कत होती है, बुजुर्गों को भी दिक्कत होती है। कुत्ते काट लेते हैं। जगह गली गली बहुत ही आवारा कुत्ते घूमते थे, जिससे कि चलने आने में और सैर करने में डर लगता था। जहाँ भी देखो कुत्ते फैले हुए थे। पास 2 बार मेरे पास हमला हो चुका कुत्ते इनका, एक बार यहाँ से खा लिया, एक बार यहाँ से खा लिया, और इतने कुत्ते यहाँ से यहाँ तक 20 कुत्ते बैठे मिल जाएंगे आपको। और कुत्तों को है ना रेस्क्यू करने का कोई इलाज नहीं है ये, इससे है ना और ज्यादा ये खूंखार हो जाने हो। शेल्टर होम की सुविधा ना हो, यहाँ से भी ले जाके इनके साथ और भी ज्यादा मतलब दिक्कतें पैदा हो। वो भी एक जीव ही है, देखिए जितना वो हमारे लिए खतरनाक है, हम लोग भी उतना उसके लिए खतरनाक है। सर, कुत्ते तब काटते जब है ना सामने से पहल होती है। सवाल ये, आखिर इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी? आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा डॉग्स हैं। साल 2024 में दिल्ली में डॉग्स के काटने से 68,090 मामले दर्ज किए। जनवरी से जून 2025 तक जानवरों के काटने की कुल 35,198 घटनाएं सामने आई। अब सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स को शेल्टर होम में रखने के आदेश दिए, लेकिन इसके लिए भी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान खोजना सरकार और प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली में सरकारी स्तर पर डॉग्स के लिए पर्याप्त शेल्टर होम नहीं है। एक डॉग की देखभाल पर हर दिन करीब 40 रुपए का खर्च आता है। ऐसे में सिर्फ दिल्ली के 10 लाख डॉग्स के लिए खर्च प्रतिदिन 4 करोड़ रुपए तक होगा और महीने का 120 करोड़ रुपए। ये सिर्फ डॉग्स के रखरखाव का खर्चा है, शेल्टर होम बनाने का खर्चा अलग। ऐसे में 8 हफ्ते में दिल्ली के सभी स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में पहुंचाना एक कठिन चुनौती होगी। दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ दिल्ली के लोगों को डॉग के लिए दर्द उमड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के इंसानों का दर्द खत्म नहीं हो रहा। दराली में तबाही की तस्वीरें आपने खूब देखी, लेकिन वहां पर एक और खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी के हर्षिल में वाटर बॉम्ब की टिकटॉक शुरू हो चुकी है। 4 किलोमीटर लंबी कृत्रिम झील, करोड़ों गैलन पानी, और खतरा इतना कि अगर ये झील टूटी तो पूरी घाटी मलबे में समा सकती है। नींद नहीं आ रहा लोगों को। धराली के बाद हर्षिल पर मंडराया खतरा। हर्षिल घाटी में वाटर बम की टिक टिक। 5 अगस्त को धराली में जो कुदरत की तबाही आई, उसने देवभूमि उभर भी नहीं पाया कि अब हर्षिल घाटी में एक नया खतरा मंडराने लगा है। दरअसल धराली त्रासदी और लगातार बारिश की वजह से हर्षिल कैंप के पास 4 किलोमीटर लंबी कृत्रिम झील बन गई है। गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर ये झील किसी भी वक्त फट सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो हर्षिल का हाल भी धराली जैसा हो जाएगा। खतरा अभी टला नहीं है, अब अगली बारी हर्षिल की हो सकती है, क्योंकि जहां पर झील बना है उस झील में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है कि बारिश होती रहेगी, रुक रुक के बारिश होगी, और बारिश का पानी जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ की तस्वीरें आप सोचिए कितनी और खतरनाक होगी। जो ये आप पानी का ठहराव देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर हेलीपैड हुआ करता था, सेना के जवान यहाँ हुआ करते थे, लेकिन अब आपको हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देगा। 5 अगस्त को धराली में आए सैलाब ने पल भर में गांव को मलबे में दबा दिया, और इस मलबे ने भागीरथी नदी का रास्ता रोक दिया।
जिसके बाद हर्षिल हेलीपैड की जगह ये झील बन गई, जिसमें करोड़ों गैलन पानी भरा हुआ है। हर्षिल में आर्मी का हेलीपैड पूरी तरीके से तबाह हो गया। तबाही के बाद अब पूरी सर्विस को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं वो एक बार देखिए। जब बादल फटा तो सीधे आप पहाड़ियों से एक रास्ता बनता हुआ देख रहे हैं। यहीं से बादल फटने के बाद पानी यहाँ नीचे हेलीपैड पे आया और उसके बाद इस पूरे हेलीपैड को निस्तो नाबूद कर दिया तेज बारिश और उसके बाद पानी ने। अब यहाँ पर आर्मी जो लोग यहाँ पर दबे हुए हैं उनको तलाशने का काम कर रही है। इस झील का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एसडीआरएफ की टीम झील में गिरे पेड़ों को काटकर धीरे धीरे पानी निकालने का रास्ता बना रही है, लेकिन बारिश ने राहत और बचाव कार्यों को मुश्किल बना दिया है। रेस्क्यू टीम की हर कदम पर पानी रुकावट डाल रहा है। अब भौगोलिक स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 200 मीटर चौड़ा ये जो झील है, ये जब आगे बढ़ रही है तो आगे जो निकासी का रास्ता है वो बेहद ही पतला हो गया है। और ऐसे में जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है तो इसके आगे जो कस्बा पड़ता है हर्षिल, उसके लिए मुसीबतें आनी शुरू हो गई है। खतरे को देखते हुए उत्तराखंड जल विद्युत निगम की टीम मौके पर मौजूद है, हालात का जायजा ले रही है, क्योंकि इस झील से सिर्फ हर्षिल ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों को खतरा है। और अगर ये झील टूटी तो मनेरी भाली बांध पर भी इसका असर हो सकता है। लिहाजा हर्षिल के आसपास रहने वाले लोगों में जबरदस्त खौफ है। पूरे हर्षिल ही खतरे में। अब तो धराली जो खतरा था वो तो हो गया, वो तो जो होना था, अब हर्षिल का होना बाकी है। खतरा वो बना ही रहेगा सर। और साथ ही साथ जब तक इसका क्लियरिटी पूरा ना हो जाए, क्योंकि हर्षिल में जो लोग हैं आजकल लोग रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नींद आ रही है हर्षिल वालों को, रात में नींद भी नहीं आ रहे लोगों को। प्रशासन ने इलाके के लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आगे के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच गंगोत्री हाईवे भी प्रभावित है और कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए झील का पानी निकालना जरूरी है, लेकिन ये काम बेहद जोखिम भरा है। हर्षिल घाटी से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा समझिए कि आखिर हर्षिल में बने कृत्रिम झील से टेंशन कैसे बढ़ी। दाली में पिछले हफ्ते आई तबाही के बाद हर्षिल कैंप के पास कृत्रिम झील बनी, 4 किलोमीटर लंबी और करीब 75 से 80 मीटर चौड़ी। बारिश की वजह से झील में पानी भरा। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में परेशानी भी हुई। हर्षिल झील के फटने का खतरा है और इसके मुहाने को खोलने की कोशिश है। झील में कुछ पेड़ भी गिरे, उनको भी हटाने की कोशिश लगातार, लेकिन इतनी जबरदस्त मार पड़ी मानसून की पहाड़ों पर कि पूरी देवभूमि मानो त्राहिमाम कर रही है। तबाही का असर मैदानी इलाकों पर भी आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं कि पहाड़ों पर आई तबाही से मैदानी इलाकों पर कैसी मुसीबतें बढ़ी। पहाड़ों पर पहाड़ तोड़ तबाही, मैदानों की मुसीबत भारी। मानसून की मार से क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर जगह बुरा हाल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो या फिर देवनगरी ऋषिकेश, जम्मू के हाईवे या यूपी बिहार की सड़कें, हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा बादलों की अगस्त क्रांति से त्राही त्राही कर रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बाद नदियां उफन रही हैं। तमसा नदी पूरे वेग के साथ बह रही है, जिसकी वजह से टपकेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब उमड़ आया। तमसा नदी का विकराल रूप देखकर लोग खौफ में आ गए। मंदिर की सीढ़ियों पर लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि हनुमान जी की गदा भी पानी में डूब चुकी है। पूरा मंदिर परिसर पानी पानी हो गया, जिसके बाद महंत और वहां काम करने वाले कर्मचारी भी मंदिर को छोड़कर जा चुके हैं। सोमवार को दून में बारिश ने 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में देहरादून में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे पूरी राजधानी पानी पानी हो गई है। उत्तराखंड में दरकते पहाड़ अब कहर बरपा रहे हैं। उत्तरकाशी से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जब सड़क पर काम कर रही जेसीबी भागीरथी नदी में समा गई। देखते ही देखते वहां मौजूद लोगों में दहशत भी फैल गई। इस दौरान ऑपरेटर भी जेसीबी में मौजूद था, मगर काम करते करते ये हादसा हो गया। धर्मनगरी ऋषिकेश में भारी बारिश ने प्रशासन के विकास के दावों की कलई खोल दी।
सड़कों पर पानी भरा तो दुकानों में रखा सामान भी बहने लगा। शहर के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव ने लोगों को कैद करके रख दिया। अब बात पाकिस्तान की जड़ें हिलाने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की। अचानक अमेरिका की हिट लिस्ट में आ जाती है। अमेरिका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर देता है और वजह है BLA के पाकिस्तान पर हुए कुछ हालिया हमले। लेकिन असल वजह कहीं ज्यादा गहरी है। सवाल ये कि क्या अमेरिका वाकई पाकिस्तान के साथ खड़ा है या ये भारत के लिए एक नया कूटनीतिक दबाव बनाने का हथियार है। Let's see what happens over the next पाकिस्तान का दुश्मन अमेरिका के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने पाक की हेकड़ी निकाली वो अमेरिका के लिए आतंकी। जिस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, अंत लगा। मुनीर की कायर फौज को चुन चुन कर निशाना बना रही है। बलूचिस्तान से एक एक पाकिस्तानी सेना के जवान को तलाश कर खदेड़ रही है। उनकी पतलून तक उतरवा दे रही है। उसी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिका ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग की BLA को विदेशी आतंकी घोषित करने की कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आतंकी संगठन घोषित करना आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में अहम भूमिका निभाता है। यह आतंकी गतिविधियों के लिए मिलने वाले समर्थन को रोकने का एक प्रभावी तरीका है। अमेरिका ने BLA को आतंकी संगठन घोषित करने के पीछे की वजह पाकिस्तान में हाल में हुए हमलों को बताया है। अमेरिका का तर्क है कि BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की भी जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका की ओर से यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं। मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका के इस एक्शन के पीछे आसिम मुनीर का हाथ माना जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तान के दुश्मनों पर अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है? तो इसकी वजह भी समझ लीजिए। भारत के बुलंद अंदाज और कूटनीतिक दांव से अमेरिका बैकफुट पर दिख रहा है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान को पुचकार कर हिंदुस्तान को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल की डील की है। लेकिन पाकिस्तान के जिस इलाके से अमेरिका को तेल निकालना है वो इलाका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। लिहाजा BLA को रास्ते से हटाने के लिए अमेरिका ने उसे आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। दरअसल पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है कि BLA को भारत का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के TRF पर बैन लगाने के बाद पाकिस्तान BLA पर बैन लगाने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा था, जिसे देखते हुए अमेरिका भी हिंदुस्तान पर नया प्रेशर बनाने के लिए बलूचिस्तान को टारगेट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनीति में आज सिर्फ इतना ही। ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।